गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ओलिवर फाइंड्स हैप्पीनेस का। मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है जो आंसर्स हैं, तो हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। आज थोड़ा हवा तेज़ चल रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से आवाज़ क्लियर ना हो, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे ही क्वेश्चन आंसर में आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर पार्ट जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप जो है अपना बुक ओपन कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने बुक ओपन कर लिया है और वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर पार्ट देख रहे हैं ओलिवर फाइंड्स हैप्पीनेस वाले चैप्टर में। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट का पहला क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट डिड ओलिवर डू इन द कंट्री। मतलब ओलिवर जो है उस देश में क्या करता है, क्या क्या काम करता है। तो उसका आंसर है, इन द कंट्री ओलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन हु टॉट हिम टू रीड एंड राइट। उस देश में ओलिवर क्या करता है, एक बूढ़े व्यक्ति के पास में जाता है, बूढ़े सज्जन के पास में जाता है जो उसे लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। आगे है इसी आंसर में, ही वेंट फॉर वॉक विथ रोज़ एंड मिसेज मैली। वो वॉक पे जाता है, पैदल टहलने के लिए जाता है मिस रोज़ के साथ में और मिसेज मैली के साथ में। और आगे ये बोला जाता है, ओलिवर लिसन्ड टू द पियानो। ओलिवर क्या सुनता है, पियानो सुनता है, जो कि कौन प्ले करता है, प्लेड बाय मिस रोज़। एवरी नाइट ही स्लेप्ट इन अ क्लीन बेड इन हिज ओन रूम। अब उस देश में उसका अपना खुद का घर भी है, यानी कि उस देश में उसका खुद का अपना एक रूम भी है जहाँ पे वो शांतिपूर्ण तरीके से सोता है, ठीक है। यानी कि ये घर मिस मैली लोगों का ही है, बट वो वहाँ पे उसका एक सेपरेट रूम भी है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ओलिवर उस देश में क्या क्या करता है, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें बेसिकली करता है। पहला क्या करता है, पढ़ना लिखना सीख रहा है। दूसरा क्या करता है, रोज़ और मिस मैली के साथ में पैदल टहलने जाता है। तीसरा क्या करता है, वो मिस रोज़ जो पियानो बजाती है उसको सुनता है और अपने रूम में शांतिपूर्ण तरीके से सोता है हर रात को, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द टू लेडीज सी व्हेन दे एंटर्ड द रूम, व्हाट डिड द टू लेडीज सी व्हेन दे एंटर्ड द रूम। जब वो 2 लेडीज़ थी, मिस रोज़ और मिसेज मैली, तो जब वो एंटर करते हैं रूम में, कमरे में, तो वो क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सीधा सा जवाब है और वो जवाब ये होता है, व्हेन द टू लेडीज़ एंटर्ड द रूम दे सॉ अ चाइल्ड फास्ट एस्लीप। तो उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि सो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो सकता है। वो अब आप इसको लॉन्ग बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल कि ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हुआ, तो ये आंसर बहुत सही है कि उन्होंने क्या देखा, दे सॉ अ चाइल्ड फास्ट एस्लीप, एक सोते हुए बच्चे को वहाँ पे देखा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर या 5 नंबर का आ जाता है तो उस हिसाब से आप इस आंसर को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये पैराग्राफ में देखोगे, चैप्टर के अंदर में देखोगे, तो वहाँ पे बहुत से डिटेल्स बताए गए हैं कि उन्होंने किस किस तरह से देखा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि दे ऑल्सो सी देयर इज़ अ बॉय लाइंग ऑन अ बेड एंड हीज़ वन आर्म इज़ वुंडेड, सो दैट ही लेड हीज़ वन आर्म ऑन द चेस्ट एंड अनदर आर्म ही होल्डेड हीज़ हेड। यानी कि आप ये भी बता सकते हो कि वहाँ पे जो बॉय था उसका नाम ओलिवर था, वो उस बेड पे सोया हुआ था और उसका जो एक हाथ था वो घायल हो चुका था, उन्होंने उसे अपने चेस्ट के ऊपर में रखा हुआ था, दूसरा हाथ उन्होंने अपने सिर को सपोर्ट देने के लिए इस तरह से रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है उन 2 लेडीज़ ने देखी जब वो कमरे के अंदर में जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पे बना सकते हो बुक्स में देख करके, ठीक है। अदरवाइज़ ये आंसर तो शॉर्ट एंड स्वीट है कि उन्होंने क्या देखा, सिर्फ एक बच्चे को देखा जो कि सो रहा था, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़, which lines in the story tells us that Rose was very sensitive person। तो इस कहानी में थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस कहानी में वो कौन सा लाइन है जो ये बताता है कि जो मिस रोज़ हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं, दूसरे के भले के बारे में सोचने वाली है, काफ़ी भावुक हैं। तो वो कौन सी लाइन है, वो लाइन को आपको लिखना है, ठीक है। तो सीधा सीधा जवाब क्या हो सकता है,
वो जवाब हो सकता है परहैप्स ही हैज़ नेवर नोन अ मदर्स केयर। तो ये मिस रोज़ ने कहा था जब वो पहले बार कमरे में जाती हैं, ओलिवर के कमरे में, उसके बाद वहाँ से जब वापस आती हैं तो मिसेस मैली से मिस रोज़ ने कहा था परहैप्स ही हैज़ नेवर नोन अ मदर्स केयर, यानी कि इसका मतलब है कि शायद ओलिवर ने कभी भी माँ का प्यार महसूस नहीं किया है, या माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिला है। तो ये भाव बताता है, ये लाइन जो है बताता है कि वो काफ़ी भावुक हो गई थी उस मौके पर जब वो ओलिवर के कमरे में गई थी। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। मैंने फिर से वही बात कही कि अगर आप इसको और लंबा बड़ा आंसर बनाना चाहते हैं तो आप बुक को फिर से पढ़िए, वो कहानी वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि ये सब कुछ जब बातें वो कह रही थी कि ओलिवर चोर नहीं हो सकता, मतलब उस कहानी में ये कहती है ना मिस रोज़ कि ओलिवर चोर नहीं हो सकता, कितना मासूम है वो, काफ़ी छोटा है, काफ़ी यंग है। तो ये सब बातें जब वो कह रही होती हैं ना तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो इस वजह से इन सब लाइंस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पे बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं क्या बता सकता हूँ कि मिस रोज सैड टू मिस मैली दैट ओलिवर कैन नॉट बी अ थीफ, ही इज़ सो यंग, एंड वाइल सेइंग दिस स्टेटमेंट Miss Rose got tears in her eyes, and he also said that perhaps he has never known a mother's care. So all these lines shows that Miss Rose is a very sensitive person. तो इस तरह से आप आंसर को थोड़ा और लंबा कर सकते हो। ठीक है, now the fourth question. What is the fourth question? What did Miss, where is the question? Fourth question. What did Mr. Gill tell the police? तो मिस्टर गिल ने पुलिस को क्या बताया? एक कहानी सुनाई थी मिस्टर गिल ने, और एक आई थिंक मिस्टर ब्रिटल कोई थे। तो मिस्टर गिल ने क्या कहानी सुनाई पुलिस को, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो अगर छोटा कम नंबर का क्वेश्चन है। मिस्टर गिल टोल्ड द पुलिस दैट ओलिवर हैड नथिंग टू डू विथ द रॉबरी। मिस्टर गिल ने पुलिस को ये बताया कि ओलिवर का चोरी से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विथ द रॉबरी, रॉबरी मतलब चोरी, तो चोरी से कोई लेना देना नहीं है ओलिवर का, उस बच्चे का, ये बताया। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। इसको और थोड़ा सा ज़्यादा नंबर के लिए लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो कि मिस्टर गिल ऑल्सो टेल द स्टोरी हाउ ओलिवर गॉट वुंडेड हिज आर्म। Oliver was playing with a gun and he himself wounded himself while playing that gun. यानी कि ओलिवर जो है एक गन के साथ में खेल रहा था जिसकी वजह से उसके एक हाथ में चोट लग गई। ये पूरी कहानी मिस्टर गिल बताता है पुलिस को। ठीक है, और लास्ट में आप ये वाली लाइन को फिर से ऐड कर सकते हो, दैट इज़ वाई ओलिवर हैज़ नथिंग टू डू विथ द रॉबरी। इसी वजह से ओलिवर का चोरी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मिस्टर गिल ऑल्सो एडेड दैट देयर वेर 2 more people who are actual thief and they were very evil looking people, so they were the thief not the Oliver। यानी कि 2 और लोग थे जिनका चेहरा काफ़ी दुश्मनों जैसा दिख रहा था, ख़राब व्यक्तियों जैसा दिख रहा था, जो एक्चुअल में चोर थे, जिन्होंने ओलिवर का क्या किया था, इस्तेमाल किया था इस घर में घुसने के लिए। ठीक है, तो वो 2 लोग तो भाग गए, वो लोग एक्चुअल में चोर थे। तो इस तरह से आप कहानी को बिल्डअप कर सकते हो ज़्यादा नंबर के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ इट, द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो वेयर इज़ द क्वेश्चन? The garden and the fields were full dash, there is a blank, okay, full of what? Full of flowers। तो अगर आप ये लाइन आप पढ़ोगे ना, जैसे जब ओलिवर मिसेस मैली मिस रोज़ के साथ में उसके कंट्री के एक हाउस में जाते रहता है तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखता है।
कि गार्डन में बहुत से फ्लावर्स खिले होते हैं, तो उन्हीं में से एक लाइन यहाँ पे लिया गया है उसी स्टोरी में से कि द गार्डन एंड द फील्ड्स वेयर फुल ऑफ फ्लावर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ द सिक्स्थ वन का क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एस। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, समान अर्थ वाले शब्द को हमको बताना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टू गेट, तो यहाँ पे जो ए लिखा है, टू गेट लिखा है, तो टू गेट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम अगर वर्ड ढूंढेंगे तो टू गेट का मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई चीज़ मिल जाना, किसी चीज़ का एक्सेस हो जाना, प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं टू गेट। तो इससे मिलता जुलता एक शब्द है फेच्ड। ठीक है, FETCHED, फेच्ड। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। सेकंड, इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड वर्ड है यानी कि बी वाला, वेरी अनहैप्पी, यानी कि बहुत उदास हो आप, वेरी अनहैप्पी। तो उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है स्टोरी में, वो हमको ढूंढना है। इसका आंसर है मिजरेबल। ठीक है, MISERABLE, मिजरेबल। इसका मतलब भी होता है बहुत दुखी होना, हताश होना। ठीक है, तो ये वाला वर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा जब ओलिवर अपनी कहानी सुना रहा होता है मिस रोज़ और मिस मैली को। ठीक है, सी, विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है खुद से, मतलब एकदम तैयार रहना, खुद से कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार रहना, बहुत ज़्यादा इच्छा होना, तो इसको बोलते हैं विलिंगली। तो इससे मिलता जुलता शब्द हमको मिलेगा कहानी में रेडिली। ठीक है, READILY, रीड से मिला है, रीड में ILY जोड़ दो, रेडिली। ठीक है, फोर्थ वन इज़ अ वेरी एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना से मिलता जुलता शब्द है एनेक्शियस, ANXIOUS। ठीक है, एनेक्शियस। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द ऑल 4 ABCD। इन चारों से मिलता जुलते शब्द हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर कमिंग टू द वोकाबुलरी पार्ट। तो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में एक वोकाबुलरी पार्ट है जिसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स से रिलेटेड आपको करेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म वहाँ पे भरने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला बोलता है, पहला लाइन में पढ़ रहा हूँ, द मैन डैश आर द फिल इन द ब्लैंक इनटू अ रेज एंड टोर अवे हीज गारमेंट्स। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे ऊपर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 10 वर्ड्स हैं। उन 10 में से कोई एक वर्ड आएगा, लेकिन वो एज इट इज़ आ भी सकता है या फिर उसका हमको चेंज करना है फॉर्म कि किस तरह से वो इस लाइन में फिट बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला का क्या है आंसर, द मैन फ्लू इन अ रेज एंड टोर अवे हिज गारमेंट। तो ये फ्लू कहाँ से आया, FLEW, फ्लू। फ्लू आया फ्लाई से। अगर आप ऊपर में जो वर्ड्स दिए हैं उसमें देखेंगे तो नीचे वाली लाइन में आपको फ्लाई मिलेगा। ठीक है, तो उस फ्लाई का बन गया फ्लू, सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया फ्लू। ओके, नाउ तो इसका हिंदी मतलब ये होता है कि जो वो मैन था, जो कोई आदमी था, वो फ्लू इनटू अ रेज, वो थोड़ा गुस्से में आया और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस, अ सेंसिबल मैन नेवर टेक्स एवरीथिंग फॉर डैश। तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो कभी भी अपना सब कुछ नहीं लेता है। आगे क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड। तो जो समझदार आदमी है वो सब कुछ फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, फॉर ग्रांटेड। तो ये ग्रांटेड कहाँ से आया, ऊपर में अगर आप वर्ड्स देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ग्रांट वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ ग्रांट से हमने बना दिया ग्रांटेड। थर्ड है, नो वन सीम्स टू हैव टेकन ऑफेंस एट हर मैनर। तो मैंने आंसर भी आपको बता दिया। थर्ड जो सेंटेंस है उसमें आंसर आएगा ऑफेंस। ये ऑफेंस कहाँ से बना, ऊपर में आप वर्ड्स देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑफेंड। तीसरा सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि नो वन सीम्स टू हैव टेकन ऑफेंस एट हर मैनर्स, मतलब कोई भी अपना जो भी मैनर्स है उसके लिए खुद शायद गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, नो वन सीम्स टू हैव टेकन ऑफेंस एट हर मैनर्स, मतलब हमारी जो भी आदतें होती हैं तो उन आदतों के लिए हम बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, खुद को हम ऑफेंसिव नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक
एक सेंटेंस है। फोर्थ वन, व्हेन आर यू डैश आउट टू सी अगेन, मतलब तुम आई थिंक समुद्र में कब जाओगे ऐसा कुछ, या समुद्र में कब खुद को डालोगे ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो आएगा वो है होगा पुट से रिलेटेड पुटिंग, PUTTING पुटिंग, ठीक है। तो ये वर्ड आया पुट से। फिफ्थ वन, आई हैव नो माइंड टू ट्रेस पास अपॉन योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। तो मैं तुम्हारा जो, मैंने फिर से आंसर बता दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूएबल, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने ये सब नोट करके रखा हुआ है ना, क्योंकि नोटबुक में मेरे पास में है, तो मैंने उसका आंसर बना के रखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आंसर फिर से बता दिया। तो फिफ्थ वन का आंसर क्या होगा, वैल्यूएबल, जो कि वैल्यू से आया है, ठीक है। वैल्यू वर्ड है, अगर आप ऊपर में देखोगे मिल जाएगा। तो फिफ्थ वन का आंसर होगा वैल्यूएबल, यानी कि वो ये बोल रहा है सेंटेंस में कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा जो कीमती वक्त है, वैल्यूएबल वक्त है, उसको बर्बाद करने का, ठीक है। सिक्स्थ वन, ट्राई टू राइज अबव पैटी पर्सनल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जवाब जेलसीज, ठीक है। ये वर्ड आया जेलस से, ठीक है। ऊपर में वर्ड है, आपको मिल जाएगा जेलस। तो जेलस मतलब क्या होता है, जलन, जलन की भावना, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है कि जो अपने छोटे छोटे पर्सनल बदले की भावना है, जलन की भावना है, इससे ऊपर उठो और जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान दो, ठीक है। सेवंथ वन, द ऑफिसर डैश थ्रू वन पैराग्राफ एंड एक्सेप्टेड द रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा स्ट्रक, और ये स्ट्रक कहाँ से आया, स्ट्राइक से। स्ट्राइक मतलब कहीं चीज़ पे अटक जाना, स्ट्रक मतलब किसी चीज़ किसी जगह पे अटक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेवंथ मैंने सेंटेंस पढ़ा उसका मतलब ये होता है कि जो वो ऑफिसर था वो एक पैराग्राफ में अटक गया, ठीक है, और बाकी के जो भी चीज़ें थी, जो भी पैराग्राफ थे, जो भी लाइन्स थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। एट्थ वन, द रिपोर्ट आई हैव रिसीव्ड इज़ वेरी डिस्टर्बिंग इंडीड, मैंने फिर से आंसर बता दिया। आंसर क्या है, डिस्टर्बिंग, जो कि कहाँ से आया है, डिस्टर्ब, ठीक है। ऊपर में वर्ड है डिस्टर्ब, वहाँ से हमने बना दिया डिस्टर्बिंग, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। मीनिंग क्या है इसका, जो रिपोर्ट था जो मुझे मिला वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था, डिस्टर्ब करने वाला था, ठीक है। नाइन्थ वन, सी हैज़ सेंट हर पेपर टू अ डैश जर्नल, ठीक है। तो उसने अपना पेपर भेज दिया, कोई लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसने अपना पेपर भेज दिया एक डैश जर्नल में, एक जर्नल में। तो वो कौन से तरह का जर्नल था ये हमको बताना है। तो इसका आंसर होगा लर्नर्स जर्नल, ठीक है। तो ये वर्ड आया है लर्न से, जो कि ऊपर में है लिखा हुआ है लर्न। तो लर्न से बना लर्नर्स, मतलब जो सीखने वाला जर्नल्स है उससे रिलेटेड कोई जर्नल है, वहाँ पे इस लड़की ने पेपर सबमिट कर दिया। 10th एंड द लास्ट वन, दीज न्यू मेजर्स विल गिव अ बूस्ट टू आवर डैश। तो अब एक ही वर्ड बचा है, जैसे कि आप ऊपर में अगर आप चेक करोगे तो वो वर्ड है इकोनॉमिक। तो यहाँ पे इकोनॉमिक नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमी, ठीक है। मिक को हो जाएगा मी, इकोनॉमी, ECONOMY, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस का, दीज न्यू मेजर्स विल गिव अ बूस्ट टू आवर इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको ये जो नए उपाय हैं वो थोड़ा उछाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये वोकाबुलरी वाला पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ अब हमको थोड़ा सा इसमें ग्रामर वाला पार्ट है, तो हम उस ग्रामर वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रामर वाले पार्ट में बेसिकली आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको इसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच अभी आई थिंक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम ग्रामर वाले पार्ट में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बस आंसर आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का क्वेश्चन ये बोल रहा है, द डॉक्टर सैड विल यू शो मी द वे गिल्स, ओके। तो इसमें हमको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर क्या बोल रहा है कि गिल्स क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, ऐसा सवाल पूछ रहा है। कौन, डॉक्टर पूछ रहा है गिल्स से। तो हमको ये सेंटेंस ऐसे बोलना है जैसे
किसी और ने गिल्स और डॉक्टर को बात करते हुए सुना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर गिल और डॉक्टर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैंने उनकी बात सुनी। अब मैं उनकी बात को किसी और को बताने वाला हूँ कि ये सुन ना भाई, वहाँ पे ना डॉक्टर बोल रहा था गिल से कि क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। तो इस तरह से मैं इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कोई डायरेक्ट बोल रहा है तो उसको मैं किसी और को मैं बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर एग्जैक्टली होगा क्या, अब मैं ये बताता हूँ। नाउ द डॉक्टर आस्क्ड, यहाँ पे डॉक्टर सेड था क्वेश्चन में, तो वो अब बन जाएगा डॉक्टर आस्क्ड, क्योंकि उन्होंने पूछा। डॉक्टर आस्क्ड गिल्स इफ ही वुड शो हिम द वे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था, विल यू शो मी द वे। तो अब ये आंसर में क्या हो जाएगा, डॉक्टर आस्क्ड गिल्स इफ ही वुड शो हिम द वे। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि डॉक्टर ने गिल से पूछा कि क्या वो उनको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा चेंज आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकंड होगा, सेकंड मैं पढ़ रहा हूँ जो क्वेश्चन है, मिसेस मैली आस्क्ड व्हाट कैन दिस मीन। तो मिसेस मैली ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये आई थिंक मिस रोज से पूछा उन्होंने। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, मिसेस मैली आस्क्ड व्हाट कुड दैट मीन, कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मिसेस मैली ने पूछा कि व्हाट कुड दैट मीन, क्वेश्चन में क्या था, व्हाट कैन दिस मीन, तो इसका क्या हो गया, व्हाट कुड दैट मीन। ठीक है, तो ये सिंपल सा। थर्ड वन, ही आस्क्ड कैन वी ट्रस्ट द सर्वेंट्स टू से नथिंग अबाउट द बॉय। ठीक है, ये था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ दे कुड ट्रस्ट द सर्वेंट्स टू से नथिंग अबाउट द बॉय। ठीक है, तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो इसको मैं थोड़ा धीरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला एज इट इज़ रहेगा कि ही आस्क्ड ही रहेगा, देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, इफ़ दे कुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वेंट्स था उसके पहले ये आ जाएगा, वी ट्रस्ट था ना, तो वी की जगह में यहाँ पे हो जाएगा इफ़ दे कुड ट्रस्ट द सर्वेंट्स टू से नथिंग अबाउट द बॉय। तो ये चेंजेस आ जाएंगे। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, ही आस्क्ड देम हैव यू सीन द थीफ। उन्होंने पूछा क्या तुमने चोर को देखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड देम इफ़ दे हैड सीन द थिफ। तो यहाँ पे फर्स्ट तो वही रहेगा, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ही आस्क्ड देम, देन क्या हो जाएगा ये, इफ़ दे हैड सीन द थिफ। तो इस तरह से ये फोर्थ, ये जो 4 इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने थे ये हो चुके हैं कंप्लीट। नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमको पास्ट टेंस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल क्रीप, टिच, स्लीप, वीप, फाइंड एंड ड्रीम। तो बहुत आसान है, क्रीप का हो जाएगा क्रैप्ट। ठीक है, CREPT। टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGST। स्लीप का हो जाएगा स्लैप्ट, SLEPT। वीप का हो जाएगा वेप्ट, WEPT। फाइंड का हो जाएगा फाउंड। ठीक है, फाइंड का हो जाएगा फाउंड। ड्रीम का हो जाएगा ड्रीम्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये पास्ट टेंस थे। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम आज डील करने वाले हैं वो है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, तो उसके कुछ मीनिंगफुल क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या दिया है, NONINTCE। तो इस वर्ड को आप ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ये वर्ड बनेगा इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। उसी तरह से सेकंड जो वर्ड है ATNSVER, तो इसको आप ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ से वर्ड बनेगा सर्वेंट, SERVANT। थर्ड एंड द लास्ट वन TOMCROF, तो
इससे अगर आप वर्ड बनाने का कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, कंफर्ट, COMFORT। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड्स बने, इनोसेंट, सर्वेंट एंड कंफर्ट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसमें और भी कुछ कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स राइट करके दिया है, तो ये आपको खुद करना है, खुद ही लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़िए, लिखने की कोशिश कीजिए। और बाकी जो पार्ट हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के, वो ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं जो कि जिनका इस चैप्टर से एकदम डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि उसके सेंटेंसेस थोड़े ग्रामेटिकल टाइप्स के ही दिए हैं, तो इसलिए हम उस वाले पार्ट को नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि कोर्स बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं जो कि इस कहानी से रिलेटेड थे। बाकी के थोड़े से ग्रामेटिकल्स पार्ट हैं, एक्टिविटी टाइप के हैं, तो वो आप खुद से करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इसमें डील नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.